नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 2 सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स सिकंदरा, आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमने पहले वाले वीडियो में रीतिकाल के बारे में पढ़ा। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहास लेखकों ने 4 भागों में बांट करके उसका अध्ययन किया है। ये 4 भाग कुछ इस प्रकार हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम यह भी जानते हैं कि भक्ति काल के बाद जो रीतिकाल आया है, वह रीतिकाल अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में कवियों के द्वारा लिखा गया काव्य है। वहाँ पर हमने यह भी अध्ययन किया था कि रीति शब्द का आशय है, जिस प्रकार लक्षण ग्रंथों की रचना संस्कृत काल में हुई, उसी पैटर्न पर, उसी के अनुसार इस काल में भी कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, काव्यांगों का परिचय दिया, विद्वता की स्थापना की और अपने आचार्यत्व को भी प्रमाणित किया। इस रीतिकाल में जो परंपराएं चली, उसमें आचार्य केशव इस रीतिकाल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। केशवदास, आपने शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में पढ़ा ही होगा कि उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाने का आशय यह हुआ कि केशव का काव्य सहज, सरल और बोधगम्य न होकर के बहुत कठिन था। पर यह कठिनता दोष हो सकता है, किंतु उनकी विद्वता का परिचायक भी है कि रीति ग्रंथ की संस्थापना ही हो रही है अभी, और उसमें ही इतने प्रसिद्ध और इतने उच्च स्तरीय कवि कि उनको समझने में बाद के कवियों को भी अभी तक भी दिक्कत महसूस हो रही है। इसका मतलब उन्होंने काफ़ी विद्वतापूर्ण और काफ़ी क्लिष्ट काव्य लिखा। दोष हो सकते हैं काव्य में इस तरह के क्लिष्टत्व के, किंतु विद्वता भी उनकी प्रमाणित हमें होती है। आइए हम ऐसे ही एक कवि जो संस्थापक हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल के, उनके बारे में, उनका जीवन परिचय जानने का प्रयास करें, और अगले वीडियो में फिर हम उनके जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हिंदी काव्य जगत में अपनी पहचान बनाने वाले कवि केशव का जन्म 1555 ईस्वी में भारत के बुंदेलखंड राज्य ओरछा, मध्य प्रदेश में हुआ था। केशवदास काफ़ी मिलनसार और भावुक दिल के व्यक्ति थे। केशवदास सनाट्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी महाराजा अकबर, बीरबल और टोडरमल से काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। ओरछा के राज परिवार में इनके परिवार को काफ़ी मान सम्मान दिया जाता था। ओरछा के राजा नरेश के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह केशवदास को अपने दरबारी कवि होने के साथ ही साथ उनको अपना मंत्री और गुरु भी माना करते थे। ओरछा के महाराज इंद्रजीत सिंह द्वारा केशवदास जी को 21 गांव भेंट स्वरूप दिए गए थे। 21 गांव भेंट स्वरूप दिए गए थे। इस शब्द में या इस वाक्य में आपको लग रहा होगा कि ये भेंट स्वरूप गांव देना क्या होता है। वस्तुतः उस रीतिकाल के
जमाने में जो राजा होते थे वो अपने दरबारियों को, अपने दरबारी कवियों को गांव के गांव भेंट करते थे कि वहाँ से होने वाली जो भी आय है वो अब आपके। तात्पर्य ये हुआ कि आजीविका के साथ साथ ऐश्वर्य के साधन जुटाने में भी जितने अधिक गांव जिसे मिलेंगे कवि को या किसी राज परिवार के सदस्य को या किसी दरबारी को, वह उतना ही अधिक समृद्ध समझा जाएगा। विद्यार्थियों, हम अब केशवदास के साहित्यिक परिचय की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के यह एक प्रमुख कवि रहे जिन्होंने संस्कृत के आचार्यों की परंपरा का हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी साहित्यिक रचनाएं केवल संस्कृत भाषा में ही मिलती हैं। रीतिकाल के महाकवि केशवदास जी सुंदरदास और तुलसीदास, सूरदास और तुलसीदास के बाद भक्ति के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई वास्तु ललित कलाओं से परिपूर्ण ग्रंथ समाज को दिए। इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनका नाम है कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि। कवि प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण और 16 ग्रंथों का अनुवाद किया। 16 ग्रंथों में से 8 ग्रंथ प्रमाणित हैं। इनमें रामचंद्रिका भक्ति से संबंधित ग्रंथ भी इन्हीं में शामिल है, जिसमें केशवदास जी ने राम और सीता को अपना इष्ट देव माना और राम के नाम का गुणगान किया। यह ग्रंथ पंडितों के ज्ञान को परखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखाने के लिए केशवदास जी ने एक ही रात में रामचंद्रिका को या इस महाकाव्य को पूरा कर लिया, किंतु यह कोई प्रामाणिक बात नहीं। इसीलिए इस वाक्य की शुरुआत में लिखा था, ऐसा कहा जाता है। रामचंद्रिका महाकाव्य वैसे तो भगवान राम की भक्ति विषय पर आधारित है, किंतु उसकी कुछ बातें, उसकी कुछ चीज़ें जो कि हम केशव की जब अगले वीडियो में बात करेंगे केशव की विशेषताओं और क्लिष्टताओं के बारे में तब बात करेंगे, किंतु उसके उन पंक्तियों के लिए तो यहाँ तक ये कह दिया गया है, कवि को दैनन चाहे विदाई। दैनन न नहीं होगा, यह दैनन होगा। दैनन चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। अगर किसी कवि को विदाई देने की इच्छा हो तो उसे केशव की कविता पूछ लो, यानी कि केशव की जो मुश्किल पंक्तियां हैं वो उस कवि को पूछ लो। केशव की उन पंक्तियों को सुनते ही कवि विदा मांग लेगा, मैं चलता हूँ, क्योंकि उसको उनके अर्थ खोलने में बड़ी कठिनाई होती थी। केशवदास जी को महाराजा वीर सिंह देव का आश्रय प्राप्त था, इसलिए उन्हें कभी किसी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वरना राजाओं के काल में, राजाओं के दरबार में, दरबारी काल में जीवन यापन करने के लिए और रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए बड़ी मुश्किल व्यवस्था रहती थी। केशवदास जी संस्कृत भाषा में रुचि ज़्यादा लेते थे और इन्हें संस्कृत से बचपन से ही लगाव था। लगाव होने के कारण ये अपने आसपास के लोगों को भी संस्कृत में वार्तालाप करने की प्रेरणा देते थे। उनके घर पर काम करने वाले नौकर भी संस्कृत में ही बात किया करते थे। इन्हें हिंदी भाषा में बात करना अपमानजनक लगता था। उन्होंने संस्कृत भाषा की महत्ता को प्रमाणित करते हुए, संस्कृत भाषा को महत्ता देते हुए कहा है कि भाषा बोल न जान ही जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मति केशवदास। जिनके कुल के दास भाषा बोलना ही नहीं जानते थे, उसी कुल में जड़मति केशवदास ने 3 भाषाओं में कविता कर ली है। मृत्यु, केशवदास डेथ। हिंदी महाकाव्य के अद्भुत रचयिता और संस्कृत के छंदों को अपनी भाषा में ढालने वाले केशवदास जी का सन 1617 ईस्वी में निधन हो गया था। प्रमुख रचनाएं: वीर सिंह देव चरित 1607, रामचंद्रिका 1601, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, कवि प्रिया नखशिक 1601, रतन बावनी 1607, विज्ञान गीता 1610 और 1591 में आई थी रसिक प्रिया।
केशवदास जी ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनकी भाषा अलंकारिक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में बुंदेलखंडी भाषा को भी शामिल किया। इनकी शैली प्रौढ़ और गंभीर है। इस प्रकार यह जो केशवदास के बारे में जानकारी हमने आज ली है और दी है, उसके बारे में हम एक बार वापस बात कर लेते हैं। आज हमने ये जाना कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। उनमें से रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव माने जाते हैं। आचार्य केशव वस्तुतः आचार्य ही हैं, क्योंकि उन्होंने आचार्यत्व धर्म का पालन किया। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है, 3 प्रकार के कवि विशेष तौर से उस समय हुए थे आचार्यत्व और कवित्व की दृष्टि से। पहले केवल आचार्यत्व वाले कवि, दूसरे आचार्यत्व वाले भी और कवित्व वाले भी, और तीसरे केवल कवित्व वाले। आचार्यत्व वाले कवि का तात्पर्य यह कि उन्होंने केवल लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए कवि कर्म किया। आचार्यत्व कवित्व वाले जिन्होंने रीति ग्रंथों का निर्माण भी किया और साथ ही साथ उन्होंने काव्य भी लिखा, और काव्य के रूप में भी वो प्रसिद्ध हैं। और तीसरे केवल कवि के रूप में जिन्होंने आचार्य धर्म का बिल्कुल पालन नहीं किया और उन्होंने केवल कवि कर्म का पालन किया। अपने मनोनुकूल उन्होंने कविताएं लिखी। हम इस कड़ी को जब देखते हैं, रीतिकाल के काव्यत्व की कड़ी को जब देखते हैं, तो साथ ही हम यह भी पाते हैं कि केशव से एक अजस्र प्रवाह नहीं प्रवाहित हुआ। बीच में कुछ काल का गैप हो गया था, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी काव्य धारा एकाएक प्रस्फुटित होकर के और नहीं बह निकलती। उसे काव्य धारा के रूप में बहने के लिए कुछ बंदिशों का, कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, और अंततः जाकर के केशवदास को ही हम इस रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में हम पाते हैं। कुछ लोग रीतिकाल के प्रवर्तन के विषय में इस गैप के कारण इनको मानने में संकोच करते हैं, परंतु अब तो निर्विवाद हो चुका है यह सत्य प्रमाणित कि हिंदी साहित्य की रीतिकालीन धारा का प्रवर्तन केशवदास से ही हुआ। तो हमने केशवदास का जीवन परिचय, केशवदास की कुछ कृतियों के बारे में और केशवदास की कठिन की विशेषता के बारे में पढ़ा। अगले जो वीडियो में हम केशवदास के जो गुण हैं और जो अवगुण हैं, अवगुण तो हम कह सकते हैं क्योंकि हमें कुछ समझ में चीज़ें नहीं आती है तो हमें अवगुण लग सकती है वो, वरना यूँ मानना चाहिए कि केशवदास के जो काव्य है वो तो गुणों से भरपूर है। उसको हम उनके जो मार्मिक पक्षों के, उनकी पहचान की कमी है, या जो उन्होंने काव्यत्व में विशेषताएं और अविशेषताएं और जो कमियां हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।